तारीख थी 15 अक्टूबर 1995। आसमान का राजा कहा जाने वाला डबल डेकर लग्जरी प्लेन पैन एम फ्लाइट 6 अपने 70 यात्रियों और 7 क्रू मेंबर्स के साथ हवाई से सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भर चुका था। लोग अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई खिड़की से बाहर प्रशांत महासागर की ओर नीली चादर को देख रहा, तो कोई अपने आने वाले कल के सपने बुन रहा था। लेकिन अचानक प्लेन के शांत माहौल में एक चीख गूंजी। एक दो नहीं बल्कि 4 नकाबपोश लोग अपनी सीटों से उठे। उनके हाथों में हथियार थे। उन्होंने प्लेन को हाईजैक कर लिया था। यात्रियों की सांसें थम गईं। बच्चों का रोना, बड़ों की घबराहट से पूरा प्लेन गूंज उठा। ये खबर जैसी ही एटीसी तक पहुंची, धरती पर हड़कंप मच गया। रेस्क्यू मिशन की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ठीक 5 मिनट बाद पैन एम फ्लाइट 6 रडार से हमेशा के लिए गायब हो गई। इसके पीछे का कारण पहला तो ये था कि हाईजैकर्स ने प्लेन का लोकेशन सिस्टम बंद कर दिया, पर असली खतरा तो कुछ और ही था। एक ऐसा खतरा जिसे इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। प्लेन सीधा प्रशांत महासागर के सबसे बड़े और खतरनाक तूफान टाइफून के मुंह में जा चुका था। भयानक हवाएं प्लेन को किसी खिलौने की तरह उछाल रही थी। पायलट अपनी पूरी ताकत से प्लेन को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर अगले 2 घंटे तक प्लेन का कंट्रोल प्रकृति के हाथों में था। और 2 घंटे के जानलेवा संघर्ष के बाद प्लेन का एक इंजन फेल हो गया और इसके थोड़ी देर बाद दूसरा इंजन भी फेल हो गया। प्लेन आग के गोले की तरह सीधा समुद्र की ओर गिरने लगा। प्लेन समुद्र की सतह से टकराने ही वाला था कि कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और हाईजैकर्स को मार गिराया और टूटे हुए दरवाजे से ठंडे और अनजान समुद्र में छलांग लगा दी। प्लेन एक भयानक धमाके के साथ पानी में समा गया, लेकिन 60 लोग किसी तरह बच गए थे। उनके चारों तरफ मीलों तक सिर्फ और सिर्फ प्रशांत महासागर की डरावनी लहरें थी। किस्मत से जहां प्लेन क्रैश हुआ था उससे बस 100 मीटर की दूरी पर एक चट्टान समुद्र से बाहर निकली हुई थी। सबने अपनी बची कुची ताकत लगाकर उस चट्टान पर पनाह ली। भीगे हुए, कांपते हुए और डरे हुए वे 60 लोग उस छोटी सी चट्टान पर एक दूसरे से लिपटे हुए थे। उनके पास ना तो कोई फोन था, ना कोई सिग्नल, ना कोई उम्मीद। प्लेन का मलबा भी गहरे पानी में डूब चुका था। तभी एक पैसेंजर को याद आया कि उसके बैग में एक दूरबीन थी जो किसी तरह उसके साथ बच गई थी। उसने कांपते हाथों से दूरबीन उठाई और चारों तरफ देखने लगा, और तभी उसे एक उम्मीद की किरण दिखी। लगभग आधा किलोमीटर दूर धुंध में लिपटा एक छोटा सा द्वीप। वो चिल्लाया, आइलैंड है, वहां एक आइलैंड है। जो लोग तैरना जानते थे उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने मौत के इस महासागर में फिर से छलांग लगा दी। नीचे खतरनाक शार्क थी, ऊपर ऊंची ऊंची लहरें, लेकिन जीने की इच्छा इन सबसे बड़ी थी। घंटों की मशक्कत के बाद 15 से 20 लोग ही उस द्वीप के रेतीले किनारे तक पहुंच पाए, बुरी तरह से थके हुए लेकिन जिंदा। द्वीप पर पहुंचे लोगों ने एक पल भी आराम नहीं किया। उन्हें पता था कि चट्टान पर फंसे बाकी लोगों को यहाँ लाना होगा, वरना वो लहरों और भूख प्यास से मर जाएंगे। उन्होंने द्वीप पर पड़ी सूखी लकड़ियां और बेलों को इकट्ठा किया और किसी तरह एक काम चलाऊ बेड़ा बनाया। उस टूटे फूटे बेड़े को लेकर वो दोबारा उस जानलेवा समुद्र में उतर गए। एक एक करके कई चक्कर लगाकर उन्होंने चट्टान पर फंसे हर इंसान को द्वीप पर पहुंचाया। जब सारे 60 लोग उस अनजान जमीन पर इकट्ठा हुए, तब जाकर उन्हें अपनी असली हालत का एहसास हुआ। यह कोई जन्नत नहीं थी, ये एक सुनसान वीरान द्वीप था। कुछ नारियल के पेड़, थोड़ी बहुत जंगली झाड़ियां और चारों तरफ सिर्फ रेत। न खाने का कोई इंतजाम, न पीने के पानी का कोई स्रोत। निराशा के बादल उन पर छा गए। कुछ लोग घुटनों के बल बैठकर रोने लगे, कुछ अपने परिवार को याद करके चिल्लाने लगे, तो कुछ बस सिर पकड़कर बैठ गए। यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वाकई क्या वो जिंदा है या ये कोई भयानक सपना है। इसी हताशा के बीच एक स्कूल टीचर मिस्टर डेविड आगे आए। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, दोस्तों, अगर हम घबरा गए तो हम सब मारे जाएंगे। हमें जीना है, एक दूसरे के लिए जीना है। उनकी आवाज में एक भरोसा था जिसने टूटे हुए लोगों में एक नई उम्मीद जगाई। सब संगठित हुए और घायलों की देखभाल शुरू की गई। अब सबसे बड़ी चुनौती थी भूख और प्यास। एक नौजवान माइकल हिम्मत करके नारियल के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और कुछ नारियल तोड़ के लाया। वो कुछ नारियल 60 लोगों के लिए कुछ भी नहीं थे, लेकिन वो सिर्फ नारियल नहीं थे,
वो उम्मीद की पहली खुराक थी। लोगों ने बारिश के पानी को चट्टानों के गड्ढों में इकट्ठा करना शुरू किया और उसे पीना शुरू किया। मिस्टर डेविड ने सबको छोटी छोटी टीमों में बांट दिया। एक टीम को द्वीप पर खाना खाने लायक फल या जड़ें खोजने का काम दिया तो दूसरी टीम को शेल्टर बनाने। सबसे मुश्किल काम था मछली पकड़ने का। कुछ नौजवानों ने पेड़ की नुकीली डालियों से भाले बनाए और घंटों समुद्र के किनारे खड़े रहकर मछली पकड़ने की कोशिश करने लगे। कई नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार उन्होंने एक छोटी सी मछली पकड़ ही ली। उस दिन जब उस मछली को आग पर पकाया गया तो उसकी खुशबू किसी दावत से कम नहीं थी। सबने उसका एक छोटा छोटा टुकड़ा खाया। वो सिर्फ एक मछली का टुकड़ा नहीं था, वो उनकी पहली जीत थी। उस पल ने उन्हें सिखाया कि अब यही उनकी जिंदगी है जहाँ हर चीज को बांटकर जीना होगा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। अब उन्हें समझ आ गया था कि मदद शायद कभी नहीं आएगी, उन्हें यहीं जीना होगा। उन्होंने पेड़ों की पत्तियां, डालियां और नारियल के रेशों से छोटी छोटी झोपड़ियां बनानी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने मछली को धुआं देकर सुखाना सीख लिया ताकि उसे लंबे समय तक बचाया जा सके। एक महिला जो नर्स थी, उसने जंगली पत्तों से छोटी मोटी चोटों, बीमारियों का इलाज करना सीख लिया। उन्होंने समुद्र के किनारे रेत पर नारियल के पेड़ों को गिराकर एक बहुत बड़ा हेल्प लिखा, इस उम्मीद में कि शायद कोई हवाई जहाज उन्हें देख ले। एक दिन दूर आसमान में एक जहाज दिखा भी। सब पागलों की तरह चिल्लाए, आग जलाकर धुआं भी किया, लेकिन जहाज ने उन्हें नहीं देखा और गुजर गया। उस दिन कई लोगों की उम्मीद पूरी तरह टूट गई। शुरुआती 2-3 महीने सबसे कठिन थे। अनजान द्वीप का माहौल, खाने की कमी और साफ पानी ना होने की वजह से बीमारियां फैलने लगी। निराशा और अकेलेपन ने कई लोगों को मानसिक रूप से तोड़ दिया। एक एक करके 10 लोगों ने दम तोड़ दिया। हर मौत उनके लिए एक गहरा सदमा होती। वे अपने साथी को अपने हाथों से रेत में दफनाते और असहाय होकर रोते। अब वो 60 से सिर्फ 50 रह गए थे। उधर बाहरी दुनिया में महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद भी जब पैन एम फ्लाइट 6 का कोई सुराग नहीं मिला तो सरकार ने उन्हें मृत घोषित कर। दुनिया के लिए वे 77 लोग अब प्रशांत महासागर की गहराइयों में दफन एक दर्दनाक याद बनकर हैं। उन्हें नहीं पता था कि उनमें से 50 लोग अभी भी एक अनजान द्वीप पर हर दिन मौत से लड़ रहे थे। 2 साल बीत चुके थे। जिंदगी अब एक ढर्रे पर आ गई और फिर उस वीरान द्वीप पर एक चमत्कार हुआ। एक महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। उस बच्ची की पहली किलकारी ने पूरे द्वीप के माहौल को बदल दिया। जहाँ अब तक सिर्फ मौत और निराशा थी, वहाँ अब जिंदगी का संगीत गूंज रहा था। उस बच्ची ने सबको जीने की एक नई वजह दे दी थी। देखते ही देखते 10 साल गुजर गए। द्वीप पर अब जिंदगी का एक सिस्टम बन चुका था। मिस्टर डेविड ने बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोल दिया था। इन 10 सालों में द्वीप पर 5 और बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन बीमारी और हादसों में 7 और बड़े लोग अपनी जान गंवा चुके। अब द्वीप की कुल आबादी 48। पूरे 13 साल बीत चुके थे। जो बच्चे द्वीप पर पैदा हुए थे वे अब किशोर हो चुके थे। फिर एक सुबह एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो उन्होंने 13 सालों में नहीं सुनी थी। एक बड़े जहाज के हॉर्न की आवाज। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से आग जलाई, चिल्लाए, हाथ हिलाए और एक बार चमत्कार हुआ। जहाज ने उन्हें देख लिया था। जब रेस्क्यू टीम नाव से द्वीप पर उतरी तो उनकी आंखों में भी आंसू थे। वे उन लोगों को देख रहे थे जिन्हें दुनिया मरा हुआ मान चुकी थी। जब वे 48 लोग वापस शहर लौटे तो दुनिया हैरान रह गई। उनकी कहानी पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था जब तक कि एक सर्वाइवर डायरी सामने नहीं आई। उस डायरी में 13 साल का हर एक दिन, हर एक संघर्ष, हर एक मौत और हर एक जन्म का हिसाब लिखा हुआ था। ये इंसान के हौसले और जीने की जिद की एक अविश्वसनीय दास्तां है। इस सच्ची घटना पर बाद में एक किताब भी लिखी गई जिसका नाम था द लास्ट सर्वाइवर्स ऑफ फ्लाइट 6, 13 ईयर्स ऑन द आइलैंड। ये कहानी आज भी हमें सिखाती है कि उम्मीद की एक छोटी सी किरण सबसे घने अंधेरे को भी चीर सकती है।